हेलो एवरीबॉडी। मैं डॉक्टर सरोज गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर। आज आपको तृतीय वर्ष कला के पेपर पश्चिमी संसार के फ्रांस की क्रांति के कारणों के बारे में बतलाऊंगी। पिछले 2 वीडियोज़ में मैंने आपको फ्रांस की क्रांति के मुख्य कारण और फ्रांस की राज्य क्रांति के पहले फ्रांस की क्या अवस्था थी उस बारे में भी बतलाया था। जैसे कि फ्रांस की क्रांति के पूर्व के इतिहास में मैंने आपसे जो मुख्य रूप से डिस्कस किया था वो था लुई 16वां, उसके क्या क्या कार्य थे, रानी अंतवानेत किस प्रकार से फ्रांस की क्रांति के लिए उत्तरदायी थी, तुर्गों ने क्या क्या सुधार कार्य किए और वित्त मंत्री या अर्थशास्त्री नेकर और कैलोन के द्वारा भी कौन कौन से सुधार कार्य किए गए। इसके पश्चात मैंने आपको एस्टेट जनरल की मांग के बारे में बताया कि फ्रांस में एस्टेट जनरल की मांग खड़ी हुई और एस्टेट जनरल को बुलाने के लिए लुई 16वें को विवश होना पड़ा। इसके पश्चात मैंने आपको बताया कि राजनीतिक कारण फ्रांस की क्रांति के क्या थे। लुई 16वां स्वेच्छाचारी शासक था। फ्रांस की आंतरिक शासन व्यवस्था सुसंगठित नहीं थी। लोगों को किसी भी प्रकार के राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं थे। इस प्रकार के कई पॉइंट्स को मैंने आपके साथ में डिस्कस किया है। इसके बाद में मैंने आपको सामाजिक कारणों के बारे में बतलाया, जिसमें मैंने मुख्य रूप से समाज 3 वर्गों में विभाजित था, पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग और तीसरा वर्ग। तो पादरी वर्ग किस प्रकार से फ्रांस की क्रांति के लिए उत्तरदायी रहा, कुलीन वर्ग किस प्रकार से फ्रांस की क्रांति के लिए उत्तरदायी रहा और तीसरे वर्ग में मुख्य रूप से मैंने मध्यम वर्ग, शिल्पकार और कृषक वर्ग का या मजदूर वर्ग का उल्लेख किया है, क्योंकि यही तीसरा वर्ग मुख्य रूप से फ्रांस की क्रांति के लिए उत्तरदायी था, क्योंकि यही वर्ग कुछ अधिकार चाहता था। जो पहले के जो 2 वर्ग थे, पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग, ये दोनों ही वर्ग विशेष अधिकार प्राप्त वर्ग थे। तो जो शोषण होता था वो तीसरे वर्ग का होता था। तो सबसे आगे तीसरा वर्ग आया, जिसने फ्रांस की क्रांति के उदय में महत्वपूर्ण योगदान दिया। आज हम इस वीडियो में आपको आर्थिक कारणों के बारे में बतलाएंगे और ये बताएंगे कि राज्य की आर्थिक स्थिति को सुधारने के भी किस प्रकार से प्रयत्न किए गए और वो प्रयत्न असफल रहे। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम ने किस प्रकार से फ्रांस की क्रांति को करने में योगदान दिया और लास्ट में एस्टेट जनरल का चुनाव हुआ, जो कि फ्रांस की क्रांति के लिए उत्तरदायी था। बहुत से विद्वानों के मतानुसार फ्रांस की शोचनीय आर्थिक स्थिति फ्रांस की क्रांति का कारण थी। सरकार की आर्थिक स्थिति बिगड़ते बिगड़ते दिवालियापन की तरफ बढ़ गई थी। लुई 14वें के युद्धों तथा वर्साय के राजमहल के निर्माण ने सरकारी राजकोष को खाली कर दिया था, कर्ज का भार लाद दिया था। 15वां लुई अपनी अयोग्यता से कर्ज में डूब गया था और उसने कर्ज को और ज़्यादा बढ़ा दिया था। लुई 16वां शानो शौकत और आमोद प्रमोद बहुत करता था, जिसके कारण की सरकार दिवालिया हो गई थी। अब सरकार को कर्ज मिलना बंद हो गया था। तो ऐसी स्थिति को सुधारने की चिंता हुई, परंतु कुलीन वर्ग के षड्यंत्र के कारण कोई भी मंत्री इस बात या इस कार्य में सफल नहीं हो पाया था। अंत में नए कर लगाने का निश्चय किया गया। पेरिस की पार्लियामेंट और जनता ने नए करों का जोरदार विरोध किया। उन्होंने मांग की कि पहले इन करों को एस्टेट जनरल से स्वीकृत कराया जाए, तभी कर लगाया जा सकता है। अतः एस्टेट जनरल का अधिवेशन बुलाना लुई 16वें के लिए आवश्यक हो गया और यहीं से क्रांति का विस्फोट हुआ। तो यही कारण फ्रांस की क्रांति का तत्कालीन कारण बन गया था। तो अब हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार की फ्रांस की आर्थिक व्यवस्था थी। लुई 14 के समय से फ्रांस की अर्थव्यवस्था बिगड़ती जा रही थी, जैसा कि हम आपको पिछले वीडियोज़ में बता चुके हैं। उसके शासनकाल के अधिकांश समय में फ्रांस युद्धों में उलझा रहा। इसका कुप्रभाव अर्थव्यवस्था पर पड़ा। सप्तवर्षीय युद्ध ने देश की आर्थिक स्थिति को दिवालियापन के कगार पर ला दिया था।
क्रांति से पूर्व फ्रांस को प्रत्येक वर्ष लगभग $2.5 करोड़ का घाटा हो रहा था, जिसकी पूर्ति ऋण लेकर की जा रही थी। इसके कारण राष्ट्रीय आय का आधा भाग केवल ब्याज चुकाने में ही व्यय हो रहा था। धन का बहुत ज़्यादा दुरुपयोग होता था। वर्साई के महल में राजा और उसका परिवार शान और शौकत से रहता था। इस महल में लगभग 18,000 व्यक्ति रहते थे। इनमें लगभग 2,000 राजा के कृपा पात्र थे। राजा का खर्च शाही महल तक ही सीमित नहीं था, बल्कि उसके कृपा पात्र और चाटुकार ऊंची नौकरियों व पेंशन के रूप में खूब धन लूटते थे। फ्रांस की तत्कालीन महारानी मैरी अंतोइनेट, जो कि लुई सोलवे की पत्नी थी, वो भी बहुत ज़्यादा खर्चीली और शान शौकत के साथ में रहने वाली स्त्री थी। तो जनता उसकी इस शान शौकत की जिंदगी को देख करके भी परेशान थी कि कितना ज़्यादा व्यय हो रहा है। देश की कर व्यवस्था दोषपूर्ण एवं अव्यवस्थित थी। समाज के संपन्न लोगों को कर से मुक्त रखा गया था। यद्यपि सामंत लोग प्रत्यक्ष रूप से कर से मुक्त थे, किंतु वे स्वयं कर लगा सकते थे। पादरी वर्ग भी प्रत्यक्ष रूप से कर से मुक्त था। ये दोनों वर्ग अपने ऊपर लगाए गए नाम मात्र के करों का आंशिक भुगतान ही करते थे। ऐसा करने के लिए वे अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते थे। वस्तुतः करों का भार मुख्य रूप से सामान्य जनता, मजदूर वर्ग और कृषकों पर था। कृषकों द्वारा अदा किए जाने वाले करों के कारण उसकी उपज का 20% या 15% भाग ही कृषकों के पास में बचता था। अर्थात जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि 80 से 85% इनकी फसल का भाग, कृषकों की फसल का भाग कर के रूप में चला जाता था। कर वसूल करने का तरीका बड़ा दोषपूर्ण था। ये कार्य ठेकेदार करते थे। वे किसानों से मनमाना कर वसूल करते थे तथा उसका अधिकांश भाग स्वयं हड़प लेते थे। कर वसूल करने में राज्य की आय का 14% भाग खर्च हो जाता था। विभिन्न प्रांतों में करों की दरों में अंतर था। यहाँ तक कि किसी वस्तु के एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने से उसके मूल्य में 30 गुना वृद्धि हो जाती थी। कुछ वस्तुएं जो एक प्रांत में कर मुक्त थी, उन पर दूसरे प्रांत में कर लिया जाता था। 1778 के बाद की मंदी का कुप्रभाव फ्रांस के औद्योगिक और कृषि उत्पादन पर भी पड़ा। इसके फलस्वरूप सामंतों ने कृषकों पर काफ़ी कर बढ़ा दिए थे और उसके बाद स्थिति में कोई सुधार नहीं आया। फ्रांस में वैज्ञानिक पद्धति से खेती करने की दिशा में कोई प्रयास नहीं किया गया। खेती के तरीके वही पुराने घिसे पिटे थे। भूमि छोटे छोटे टुकड़ों में बटी हुई थी। जमींदार और सामंत उन पर अत्याचार करते थे। सरकार की व्यापारिक नीति अनियंत्रित एवं दोषपूर्ण थी। वस्तुओं के उत्पादन पर मध्य युग से चले आ रहे नियंत्रण लगे हुए थे। देश में एक स्थान से दूसरे स्थान तक माल ले जाने के लिए अनेक चुंगियां अदा करनी पड़ती थी। विभिन्न प्रदेशों में नाप और तोल के साधन भी अलग अलग थे। ये तो फ्रांस की स्थिति थी। वास्तव में फ्रांस की क्रांति के पूर्व की आर्थिक व्यवस्था फ्रांस में खर्चीली थी, अन्यायपूर्ण थी और अव्यवस्थित थी। सामान्य जनता, जिनमें बहुसंख्यक कृषक थे, करों के बोझ से दबे हुए थे। उस समय में प्रचलित इस उक्ति से इसका स्पष्ट चित्र मिल जाता है कि फ्रांस में कुलीन युद्ध करते हैं, पादरी प्रार्थना करते हैं और साधारण लोग कर देते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि आर्थिक कारणों ने क्रांति को शीघ्र अवपेक्षित कर दिया था। हालांकि फ्रांस में राज्य की आर्थिक स्थिति को सुधारने के कुछ प्रयास किए गए, परंतु वे प्रयास असफल रहे। हम देखते हैं लुई चतुर्दश अर्थात लुई 14वीं के शासनकाल के अंत में फ्रांस की सरकार की आर्थिक स्थिति काफ़ी बिगड़ गई थी, किंतु लुई 15वें ने इस पर विशेष ध्यान नहीं दिया। उसके समय में हुए सप्तवर्षीय युद्ध ने फ्रांस की सरकार पर राष्ट्रीय ऋण की मात्रा में और वृद्धि की। लुई 16वें ने देश को आर्थिक संकट से बचाने के लिए अर्थशास्त्री तुर्गो को
1774 से 1776 तक वित्त मंत्री नियुक्त किया। तुर्गों ने कर वृद्धि पर रोक, ऋण और न लेना और अंधाधुंध सरकारी व्यय को रोकने के सुझाव दिए। इसके साथ उसने कृषि और व्यापार को अनावश्यक नियंत्रण से मुक्त कर राष्ट्रीय आय को बढ़ाने पर जोर दिया, परंतु उसकी नीति कुलीनों और उच्च पादरियों को पसंद नहीं आई। लुई ने तुर्ग के स्थान पर नेकर को नियुक्त कर दिया। नेकर ने बजट बनाकर यह संकेत दिया कि दरबारियों के पेंशन के रूप में कितना धन अपव्यय होता है। उसकी सुधार योजनाओं का भी दरबारियों ने विरोध किया। 5 वर्ष के कार्यकाल के बाद नेकर को भी हटा दिया गया। 1781 से 1783 तक फ्लूयरी और मेसन ने भी इस दिशा में असफल कोशिश की थी। 1783 से 1786 तक कैलोन फ्रांस का वित्त मंत्री रहा। उसकी दोषपूर्ण नीतियों के कारण खजाना खाली हो गया। अंत में उसने कुलीनों पर कर लगाने का प्रस्ताव दिया, परंतु कुलीनों की सभा ने इसका विरोध किया, क्योंकि कुलीनों की सभा कभी कर देती ही नहीं थी और इसी कारण से कैलोन को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा। ब्रियन 1786 से 1788 तक वित्त मंत्री रहा। उसके सामने कर लगाने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं था। उसने भूमि कर, स्टाम्प कर इत्यादि को लगाने का सुझाव दिया। पेरिस की पार्लियामेंट ने इसका विरोध किया तथा एस्टेट जनरल का अधिवेशन बुलाने की मांग की। राजा को उसकी बात माननी पड़ी। 1 मई 1789 को एस्टेट जनरल का अधिवेशन बुलाया जाना निश्चित हुआ। नेकर को पुनः वित्त मंत्री बनाया गया। 1774 से 1788 तक वित्तीय दशा सुधारने के असफल प्रयत्नों ने क्रांति को काफ़ी नज़दीक ला दिया। नेक्स्ट पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे वो है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का प्रभाव फ्रांस पर पड़ा। अमेरिकी उपनिवेशों की सहायता के लिए फ्रांस ने लाफायेट के नेतृत्व में स्वयंसेवक भेजे। एक सेना भी भेजी गई। फ्रांसीसी स्वयंसेवक व सैनिक अमेरिकी क्रांति के आदर्शों से अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने फ्रांस लौटकर इन विचारों का प्रचार किया। रॉबर्ट इरेगांग के अनुसार, ये एक इतिहासकार हुए हैं, उन्होंने लिखा है, यदि फ्रांस की सरकार अपने बारे में चिंता नहीं करती है तो अमेरिकी क्रांति ने फ्रांस में एक अन्य क्रांति को जन्म दे दिया है। अमेरिका को सेना भेजने से फ्रांस का आर्थिक संकट और भी गहरा हो गया था। लास्ट में हम देखते हैं 1788 में एस्टेट जनरल संस्था का चुनाव हुआ। इसके 3 सदन थे। पहले में सामंत, दूसरे में पादरी और तीसरे में सामान्य जनता के प्रतिनिधि बैठते थे। जैसे कि मैं आपको हमारी पुरानी वीडियोज़ में इस बारे में बड़ी डिटेल में बता चुकी हूँ। इसके चुनाव के पहले ही राजा ने तृतीय सदन की संख्या पहले से दुगनी कर दी। मतदाताओं ने अपनी शिकायतों के संबंध में प्रतिनिधियों को स्मृति पत्र दे दिए थे। 175 साल बाद 5 मई 1789 को वर्साय में इसका विधिवत उद्घाटन लुई सोल्वे ने किया। शीघ्र ही तृतीय सदन की एक मांग को लेकर गतिरोध उत्पन्न हो गया और इसी के साथ ही फ्रांस में क्रांति प्रारंभ हो गई। थैंक यू वेरी मच।